my dear students, I hope you all are doing great. MSD 03 उपन्यास एवं कहानी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो कि आपके जून सेशन एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक अपने एमए हिंदी के जो भी एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए नोट्स और गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है तो आप एट डिस्काउंट हमारे स्कॉलरली माइंड्स के इस नंबर से व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए जो नोट्स हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए उन्हें परचेज कर सकते हो। हमारे जो नोट्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ जो मैं यूट्यूब पे करवाती हूँ वो वाले पीडीएफ भी आपको अलॉन्ग विद द गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। ओके, सो अगर आपने मेरी इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी थी तो आप उसे देख सकते हैं। एंड जो मेरा न्यू चैनल है डिस्क्रिप्शन में लाइव वाला, वहाँ पे मैं एमएचडी के कोर्सेज के लिए जल्दी ही लाइव क्लास एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले लेकर आऊंगी। लाइव मैराथन क्लास, तो मैराथन क्लास के अंदर सारे टॉपिक्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे जो एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सूखा बरगद से की जो आपकी कहानी है ये उससे रिलेटेड है। सूखा बरगद के प्रतीक द्वारा इस उपन्यास में मोह भंग की स्थिति किस प्रकार उजागर हुई है, इसकी विवेचना करनी है। तो इस उपन्यास के अंदर मोह भंग की स्थिति हमें देखने के लिए मिलती है। सूखा बरगद उसके प्रतीक के रूप में है। तो मंजूर एहतेशाम का सूखा बरगद स्वतंत्रता, उत्तर भारतीय मुस्लिम मध्य वर्ग के सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक संकट का यथार्थवादी उपन्यास है। ठीक है, तो आपका ये जो सूखा बरगद है, सूखा बरगद क्या है दोस्तों? आपका एक उपन्यास है, परंतु इसके अंदर इसे यथार्थवादी उपन्यास कहा गया है क्योंकि मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और जो मानसिक संकट है, ठीक है, वो इस उपन्यास में सीधे तौर पर दर्शाए गए हैं। उनका एक रियलिस्टिक जो व्यू है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें सूखा बरगद साझी संस्कृति के विघटन, पहचान के संकट, असुरक्षा, मोह भंग का केंद्रीय प्रतीक है। सूखा बरगद किसका प्रतीक है? मोह भंग का। कैसे? तो बरगद जो है, बरगद भारतीय परंपरा में सुरक्षा, स्थायित्व, गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। उसका सूख जाना मतलब कि सांप्रदायिक विभाजन और सामाजिक विश्वास के टूटने का संकेत देता है। तो विभाजन के बाद मुस्लिम समाज में असुरक्षा और अलगाव की भावना बढ़ती है। तो विघटन का यहाँ पे सूखा बरगद प्रतीक है। अतीत मोह एवं झूठी कुलीनता से मोह भंग इसमें दिखाया गया है। तो मुस्लिम मध्य वर्ग अपने गौरवशाली अतीत और खानदानी प्रतिष्ठा से जुड़ा रहता है। आधुनिक परिस्थितियां इस अतीत की सीमाओं को उजागर करती हैं। रशीदा और सुहेल जैसे पात्र समझते हैं कि केवल अतीत वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं है। तो अतीत मोह और झूठी कुलीनता से मोह भंग दर्शाया गया है। इसमें जो पात्र हैं वो, उन्हें समझ आता है कि जो अतीत है वो वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। स्वतंत्रता के बाद उनका व्यवस्था से मोह भंग हो जाता है। तो स्वतंत्रता के बाद समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। सांप्रदायिक राजनीति और सामाजिक विभाजन से निराशा उत्पन्न होती है। अब्बू जैसे पात्र बदलती व्यवस्था से गहरा मोह भंग अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे विभिन्न तरीके से दिखाया गया है। पहला दिखाया गया है कि जो आपका साझी संस्कृति है उसका विघटन हो जाता है और विभाजन है, विभाजन की वजह से समाज में असुरक्षा, अलगाव है। अतीत किसी भी परेशानी का, समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो अपने गौरवशाली अतीत से वो कुछ भी हासिल नहीं कर लेंगे। आज की परिस्थितियां उनके अतीत की सीमाओं को उजागर करती हैं। स्वतंत्रता के बाद आपका समानता, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। तो अब्बू जैसे जो पात्र हैं वो बदलती परिस्थिति से मोहभंग अनुभव करते हैं। फिर असुरक्षा, हीनता, पहचान का संकट है जो मुस्लिम समाज को झकझोर रहा है भीतर से। सामाजिक परिवर्तन के बजाय रूढ़ियों में सुरक्षा खोजने लगता है।
सूखा बरगद जीवनहीन परंपराओं और मानसिक जड़ता का प्रतीक बन जाता है। तो बरगद की जड़ें शेष हैं पर उनमें जीवन नहीं है। तो इस प्रकार समाज परंपराओं से जुड़ा तो है पर उनमें नई ऊर्जा और विकास की संभावना कम हो जाती है। मतलब कि जो बरगद है उसकी जड़ें तो हैं पर बरगद में अब जीवन नहीं बचा। जीवन नहीं बचा यहाँ पे किस चीज का प्रतीक दिखा रहा है कि हम जो है हम समाज से तो मतलब जुड़े हुए हैं लेकिन अब हमारे अंदर कुछ नया नहीं बचा है। ठीक है, तो ये दिखाता है परिवर्तनहीन मानसिकता को। तो लेखक केवल निराशा का चित्रण नहीं करते। रशीदा जो कि आधुनिक है, वैज्ञानिक है, उसका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है, तो वो परिवर्तन की भी बात करते हैं। संदेश यह है कि अतीत की जड़ता को छोड़कर नए सामाजिक मूल्यों को अपनाना ही समाधान होता है। ठीक है, फिर आपको इस पे आलोचनात्मक दृष्टि देनी है तो उसमें आप बताएंगे कि जो सूखा बरगद उपन्यास का सबसे प्रभावशाली प्रतीक है। मतलब पूरा जो उपन्यास है उसमें जो एक प्रतीक यूज हुआ है वो बरगद के वृक्ष के माध्यम से जो सूख गया है उसके माध्यम से दिखाया गया है। तो यह केवल भारतीय मुसलमान समाज की त्रासदी को नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय समाज में परंपरा बनाम आधुनिकता, पहचान बनाम परिवर्तन, विश्वास बनाम असुरक्षा, इस सब का व्यापक संघर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए यह प्रतीक मोहभंग के साथ साथ नई सामाजिक चेतना की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। फिर आप इसमें निष्कर्ष बता देंगे कि सूखा बरगद का प्रतीक विभाजन उत्तर भारतीय मुस्लिम मध्य वर्ग के टूटते विश्वास, बिखरती साझी संस्कृति, अतीत मोह, सामाजिक असुरक्षा और मानसिक संकट का रूपक है। साथ ही यह संकेत देता है कि आधुनिक वैज्ञानिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टि अपनाकर ही समाज इस मोहभंग से उबर सकता है। यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी वैचारिक एवं कलात्मक उपलब्धि है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में गोदान के बारे में बताना है कि जो आपका गोदान उपन्यास है उसके अंदर जो विभिन्न पात्र हैं, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो उनकी विशेषताएं हैं विभिन्न पात्रों की वो आप बताएंगे। ठीक है, गोदान के अंदर आपके काफी सारे पात्र थे और एक बहुत ही बड़ा वो उपन्यास है, पर अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप ऐसे पात्र वाली डिटेल्स पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान क्या है? भारतीय ग्रामीण जीवन का एक महाकाव्य है। और कैसा महाकाव्य है? जो यथार्थवादी है। यथार्थवादी समझते हो कि उसके अंदर कोई भी ऐसे फैंटेसी, कुछ भी फेक, ये सब नहीं है। सिर्फ जो समाज की जो रियलिस्टिक चीजें हैं ना हमें उनका वर्णन मिलता है और जो समाज की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो उसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है यथार्थवादी महाकाव्य। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें जो ग्रामीण पात्र हैं वो केवल व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय किसान समाज की सामूहिक चेतना, संघर्ष, शोषण और मानवीय मूल्यों के प्रतिनिधि हैं। तो गोदान में जो ग्रामीण पात्र हैं उनका स्वरूप हमें कैसा देखने के लिए मिल रहा है? प्रतिनिधित्वकारी। ठीक है, प्रतिनिधित्वकारी स्वरूप का क्या मतलब होता है कि जो ग्रामीण पात्र हैं संपूर्ण भारतीय किसान समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे जो आपके ग्रामीण पात्र हैं वो संपूर्ण जो भारत का किसान समाज है उसका प्रतिनिधि करें। मतलब केवल एक किसान की कहानी नहीं उन्होंने बताई है। होरी और धनिया जो है वो समग्र छवि प्रस्तुत कर रहे हैं भारत के किसानों की। तो यहाँ पे दो हैं आपके मेन लीड, होरी और दूसरी धनिया है। तो होरी सहनशील है, मर्यादावादी है, जबकि धनिया साहसी और स्वाभिमानी है। तो किसान वर्ग महाजन, जमींदार, पुरोहित, पुलिस के शोषण का शिकार है। तो यहाँ पे हमें उपन्यास में शोषण के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा ऋण, लगान और होरी का जीवन जो है इस शोषणकारी व्यवस्था का प्रतीक है। ग्रामीण पात्र अन्याय सहते हैं परंतु खुला विद्रोह नहीं कर पाते। सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक विश्वास, पारिवारिक उत्तरदायित्व उन्हें समझौते के लिए विवश करते हैं और होरी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो इसमें हमें समझौतावादी प्रवृत्ति देखने के लिए मिलती है, प्रतिनिधित्वकारी स्वरूप देखने के लिए मिलता है,
आर्थिक और सामाजिक शोषण देखने के लिए मिलता है। तो विपरीत परिस्थितियों में भी ग्रामीण पात्र श्रम और संघर्ष का मार्ग यहाँ पे नहीं छोड़ रहे हैं। अभावों के बावजूद परिवार और जीवन को बनाए रखने का वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये जो मतलब आपके पॉइंट्स हैं वो सारे आपको बताने हैं। संघर्षशील एवं कर्मठ जीवन, समझौतावादी प्रवृत्ति, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण, प्रतिनिधित्वकारी स्वरूप है, ये सारी विशेषताएं हैं विभिन्न पात्रों की। नारी का चरित्र हम देखते हैं तो विभिन्न नारियों के द्वारा जो है नारी पात्रों का सशक्त दिखाया गया है। धनिया आत्मसम्मान और नैतिक साहस की प्रतीक है। केवल पारिवारिक भूमिकाएं वो नहीं निभा रही, समाज के अन्याय का विरोध कर रही हैं। ग्रामीण समाज में जाति आधारित भेदभाव और दलित वर्ग शोषण, प्रेमचंद्र का जीवन जो है सामाजिक असमानताओं का प्रतीक है, प्रस्तुत कर रहा है सामाजिक असमानताओं को। प्रेम में पात्रों में हमें करुणा सहानुभूति देखने के लिए मिलती है। कठिन परिस्थितियों में मानवीय संबंध को वो बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मतलब ये इतना अच्छा आंसर है और ये पॉइंट्स इतने ज़्यादा इजी है कि इससे ज़्यादा आसान आपको कोई भी नहीं बता सकता। तो आप कोशिश करो कि आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इन्हें नोट डाउन आप कर सकते हो वीडियो में से। तो प्रेमचंद्र ने ग्रामीण पात्रों का चित्रण न तो आदर्शवादी रूप में किया है और न ही पूर्ण विद्रोही रूप में। उनका जो यथार्थवादी चित्रण है वो भारतीय किसान जीवन की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से सामने ला रहा है। होरी शोषित किसान की व्यवस्था का प्रतीक है और धनिया प्रतिरोध का प्रतीक है। तो इसमें हमें ग्रामीण पात्र जो कि भारत के गांव की जो दशा है, ठीक है ना, उसको दर्शा रहे हैं। तो जो मतलब महिलाएं हैं उसमें हमें महिलाएं सशक्त देखने के लिए मिलती हैं और जो आपके पुरुष हैं वो संवेदनशील हैं, उनमें भी आत्मसम्मान है, परंतु वो शोषण का प्रतीक है, मतलब उनके साथ शोषण हो रहा है, वो सब हम देखते हैं। तो पूरा जो चित्रण आप देख पा रहे हो वो गांव का जो पूरा आपका रीजन है, गांव का किसानों की जो स्थिति है उसका चित्रण यथार्थपरक तरीके से किया हुआ है। और भारतीय ग्रामीण जीवन का ये कालजयी सामाजिक दस्तावेज यानी कि एक आपका क्लासिक एग्जाम्पल है जो भारत के ग्रामीण जीवन को दर्शा रहा है। फिर इसमें अगले में आपको जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना में जो दलित जीवन दिखाया गया है उसकी बात करनी है। तो धरती धन्ना अपना हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण दलित जीवन केंद्रित उपन्यास है। इसमें पंजाब की चमार बस्ती के माध्यम से दलित समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन का चित्रण है। यह उपन्यास केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं बल्कि उस पूरे दलित समाज की पीड़ा, संघर्ष और आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसमें दलित समाज जो है उसे गांव के मुख्य भाग से अलग करके दूसरी बस्ती में रहने के लिए विवश कर दिया जाता है। उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, उन्हें अपमानित किया जाता है, बेवजह पिटाई होती है, उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ता है। और स्पष्ट होता है कि दलितों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनकी मानवीय गरिमा का हनन है। तो उपन्यास में जो दलित हैं उनका जीवन पूरी तरह सामंती व्यवस्था के अधीन है। वे जिस भूमि पर पीढ़ियों से रहते आए हैं वह उनकी अपनी नहीं बल्कि शामलात भूमि है, जहां उन्हें केवल रहने का अधिकार है, कोई स्वामित्व नहीं है। साहूकार वगैरह पुराने कर्ज और ब्याज के नाम पर उनके पैसे हड़प रहे हैं। उपन्यास का नायक काली आत्मसम्मान और अधिकारों के साथ जीवन जीना चाहता है, तो वो अपना पक्का मकान बनाना चाहता है, परंतु समाज इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती मानता है। तो काली का संघर्ष केवल घर बनाने का नहीं बल्कि मानवीय अस्मिता और सम्मान प्राप्त करने का संघर्ष है। तो उपन्यास में दलित स्त्रियों की स्थिति दिखाई गई है, जातिगत भेदभाव, लैंगिक शोषण, ज्ञानों जैसी युवती जो अन्याय का विरोध कर रही हैं, उनके जीवन में भी त्रासदी है। तो दलित स्त्री का संघर्ष और ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। तो लेखक ने यह भी दिखाया है कि धर्म बदल लेने से दलितों की स्थिति नहीं बदलती है। नंद सिंह पहले सिख और बाद में ईसाई धर्म अपनाता है, फिर भी समाज उसे समान सम्मान नहीं देता। इससे स्पष्ट होता है कि समस्या धर्म नहीं बल्कि समाज की जातिवादी मानसिकता है। तो उपन्यास का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि दलित समाज स्वयं भी पूरी तरह संगठित नहीं है। समझ रहे हो कि वो खुद भी एकजुट नहीं है। तो मंगू जैसे जो पात्र हैं चौधरियों का साथ देकर अपने ही समाज का विरोध करते हैं। काली आत्मसम्मान से आगे बढ़ता है बट अपने ही जो लोग हैं वो उन्हें सहयोग नहीं करते हैं, वो बिखरे हुए हैं। ठीक है ना। तो धरती धन्ना अपना केवल दलितों की पीड़ा का चित्रण नहीं करता बल्कि भारतीय समाज की सामंती,
जातिवादी व्यवस्था पर तीखा प्रश्न उठाता है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक समानता केवल कानून से नहीं बल्कि मानसिकता में परिवर्तन से संभव है। काली जैसे पात्र इस परिवर्तन की चेतना और संघर्ष का प्रतीक बनकर उभरते हैं। तो निष्कर्ष में आपका आ जाएगा कि धरती धन्ना अपना दलित जीवन के छुआछूत, सामाजिक अपमान, भूमि विहीनता, इन सब का जो चित्रण है वो करती है, यथार्थ चित्रण करता है। तो उपन्यास बताता है कि जातिवादी और सामाजिक व्यवस्था ने किस तरीके से दलित लोगों को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से उन्हें प्रभावित किया है। तो इसलिए यह कृति भारतीय समाज में समानता, न्याय और इस सब का जो है चित्रण करती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस कहानी में क्या है। फिर अगली कहानी है पिता। पिता कहानी में अभिव्यक्त पारिवारिक संबंधों के बदलते स्वरूप को विश्लेषित आपको करना है। तो ज्ञान रंजन की पिता कहानी 60वीं हिंदी कहानी की एक रचना है। यह कहानी केवल एक पिता और पुत्र के संबंधों की कथा नहीं है, बल्कि बदलते भारतीय मध्यवर्गीय परिवार और पीढ़ियों के संघर्ष की कहानी है। लेखक ने संयुक्त परिवार के विघटन, जीवन शैली के बारे में बताया है। तो एक जो पुरानी और नई पीढ़ी के बीच टकराव है वो दिखाई देता है। पिता पारंपरिक जीवन मूल्यों, सादगी और मितव्ययता में विश्वास रखते हैं, जबकि जो नई पीढ़ी है वो आधुनिक सुविधाओं और बदलती जीवन शैली को सहज रूप से स्वीकार कर रही है। ठीक है, तो नई पीढ़ी सुविधाओं को स्वीकार करती है, परंतु पुरानी पीढ़ी इन चीजों में इतना वो नहीं करते हैं। तो परिवार द्वारा दी गई सुविधाओं को भी पिता क्या मानते हैं, हमेशा अनावश्यक खर्च मानते हैं। तो यह टकराव बदलते पारिवारिक संबंधों की मूल समस्या बनकर सामने आता है। ठीक है ना, तो आज के समय में हम क्या देखते हैं कि जो कहानी है उसमें हमें पुरानी और नई पीढ़ी का वैचारिक टकराव देखने के लिए मिलता है, जो टकराव आज भी आप हर घर में देखोगे। तो सुविधाओं को हमेशा जो पिता होंगे वो क्या मानेंगे, अनावश्यक खर्च ही मानते। तो कहानी यह स्पष्ट करती है कि केवल एक साथ रहने से पारिवारिक निकटता नहीं बनती है। पिता परिवार के साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से अकेले हैं। परिवार उनके लिए सुविधाएं तो जुटाता है, उनका सम्मान भी करता है, लेकिन उनकी सोच और जीवन दृष्टि परिवार के अन्य सदस्यों से अलग हो चुकी है। परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार के भीतर भी हमें भावनात्मक दूरी और अलगाव देखने के लिए मिलता है। कहानी का पिता दया है, सहानुभूति का पात्र नहीं है, बल्कि अत्यंत स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर व्यक्ति है। वह अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहता। जब बेटा अपनी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाता है, तब पिता बाद में उतनी ही राशि उसकी पासबुक में जमा कर देते हैं। तो यह घटना उनके आत्मसम्मान, दूरदर्शिता, इस सब को दर्शाती है। इससे स्पष्ट होता है कि बदलते समय में भी वे अपनी गरिमा को बनाकर रखना चाहते हैं। कहानी बदलते सामाजिक यथार्थ की ओर संकेत करती है। रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में नई पीढ़ी शहरों की ओर बढ़ रही है। संयुक्त परिवार कमजोर हो रहे हैं, पारिवारिक संबंधों में आत्मीयता कम होती जा रही है। ठीक है, तो यह बदलती सामाजिक संरचना बुजुर्गों के अकेलेपन और पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी को अधिक गहरा करती है। कहानी में पारिवारिक संबंध पूरी तरह समाप्त नहीं होते, उनमें पहले जैसी आत्मीयता और सहजता नहीं रह जाती है। परिवार के सदस्य पिता का सम्मान करते हैं, परंतु उनके वैचारिक संवाद स्थापित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान रंजन ने पिता में वृद्धावस्था को केवल करुणा का विषय नहीं बनाया है, बल्कि उसको आत्मसम्मान, वैचारिक दृढ़ता, बदलते समय से उत्पन्न मानसिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। तो कहानी किसी एक पीढ़ी को दोषी नहीं ठहराती, बल्कि दिखाती है कि बदलती सामाजिक परिस्थितियों के कारण दोनों पीढ़ियों के बीच संवाद और संवेदनाएं कमजोर होती जा रही हैं। तो निष्कर्ष में आ जाएगा कि कहानी मध्य वर्गीय परिवार की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। हमें पीढ़ियों का संघर्ष, संयुक्त परिवार का विघटन, आत्मनिर्भरता, महानगरीय जीवन का प्रभाव, ये सब देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार यह कहानी आधुनिक पारिवारिक संबंधों में उत्पन्न तनाव, अजनबीपन, टूटते रागात्मक संबंधों का एक दस्तावेज बनकर सामने आती है। सो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा व्हाट्सएप का चैनल गिवन है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करो। तो जो भी अब न्यू लेक्चर्स आएंगे आपके एग्जाम के लिए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। फिर आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप के चैनल पे मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।